नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाषा मानव विकास की मूल भाषा है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। एनएसयूआई द्वारा आज गुलबर्गा शहर में 3 दिवसीय लीडरशिप कैंप का उद्घाटन। सिद्धू ने कहा, बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। जीएफएक्स 2024 कर्नाटका ने गेमिंग सोशल मीडिया से डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। भारत रत्न मिलने पर आई लालकृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, एक दिन का 50 लाख खर्चा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने में उड़े इतने करोड़। अब समाचार विस्तार से। देश में अनेक भाषाएं हैं और यह भाषा ही मानव के सभी प्रकार के विकास का स्रोत है। बीदर जिले के प्रभारी जैविक एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंडरे ने कहा। उन्होंने शनिवार को कन्नड़ भवन में भाग लिया और भाषण दिया, जो जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के सहयोग से कन्नड़ भवन लावण्या कन्वेंशन मंडप के सामने चिकपेट रोड बीदर में आयोजित किया गया था। कन्नड़ भाषा का अपना 2000 वर्ष पुराना रामायण कालीन इतिहास है। कन्नड़ का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कन्नड़ में 8 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि वचनकार और दास कन्नड़ साहित्य की 2 आंखों की तरह है। बीदर जिले में कन्नड़ भवन का लंबे समय का सपना आज सच हो गया है। 2015 में जब मैं जिला प्रभारी मंत्री था, तब तत्कालीन जिला कलेक्टर को बताया गया था कि और जगह दी गई थी। सीमा पर विदेशी वक्ता हैं, कन्नडिगा सौम्या है और कन्नड़ के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और हमें अपनी भाषा पर गर्व है। कन्नड़ नेमप्लेट से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 60% का अध्यादेश जारी कर दिया है और आने वाले सत्र में यह कानून लागू हो जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, नगर परिषद अध्यक्ष महमूद गौस, उपाध्यक्ष लक्ष्मीबाई शंकरप्पा हंगरगी, हुलसूर के शिवानंद महास्वामी, भतामरा के शिवयोगेश्वर महास्वामी, भालकी के गुरुबसवा पट्टादेवरू, पूज्य निजागुणानंदा स्वामी, गोराटा के डॉक्टर गंगा एबी के प्रभुदेवकर, अन्नादूर के ज्ञानसागर भंते सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कन्नड़ साहित्य परिषद ಇವತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಭಾ ನ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಷತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ರಘುನಾಥ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೇಜಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಪದಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿರವರಲ್ಲಿಯೂ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई द्वारा आज गुलबर्गा शहर में 3 दिवसीय लीडरशिप कैंप का उद्घाटन एनएसयूआई के राज्याध्यक्ष कीर्ति गणेश ने किया। इस मौके पर पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय सिंह, अलम प्रभु पाटिल, बीआर पाटिल, सागर खंडरे, मोहम्मद फेरोज खान, आदित्य दोड्डी सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अनैतिक तरीकों से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के कथित प्रयासों के लिए भाजपा की आलोचना की। विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लेने से पहले मुद्देबिहाल शहर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर बहुमत का समर्थन हासिल करने के लिए विधायकों को खरीदने जैसे अभियानों का सहारा लेने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां लोगों के विश्वास को कमजोर करती हैं। कांग्रेस सदस्यों के समर्थन का दावा करने वाले प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सहित भाजपा नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने ऐतिहासिक उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जहां भाजपा नेताओं ने विधायकों को खरीदने का प्रयास किया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस लगातार लोगों के विश्वास और निर्णय के आधार पर सत्ता में आई है, जो कि ऑपरेशन कमला के माध्यम से सरकार बनाने के भाजपा के कथित तरीकों के विपरीत है। कर्नाटक सरकार ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करेगी, जिसमें गेमिंग और सोशल मीडिया पर विशेष जोर दिया जाएगा। GFX 2024 के समापन समारोह में इसकी घोषणा करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत राज और ITBT मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, डिजिटल डिटॉक्स पहल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से डिजिटल रूप से सशक्त कर्नाटक के निर्माण की इस सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा, कर्नाटक एक जिम्मेदार सरकार है जो इस क्षेत्र की बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है और इसके बजाय जिम्मेदार गेमिंग का माहौल लाना चाहती है। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां, ध्यान का कम होना और वास्तविक दुनिया से तनावपूर्ण संबंध डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर हमारी निर्भरता के परिणाम हैं। इस हाइपर कनेक्टेड युग में प्रौद्योगिकी ने खुद को हर किसी के जीवन की टेपेस्ट्री में जटिल रूप से एकीकृत कर लिया है और लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने के कारण आदर्श बन जाओ। उन्होंने कहा, यह प्रचलन प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा और त्वरित कनेक्टिविटी से प्रेरित है, लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण कीमत भी है। उन्होंने विस्तार से बताया, इस पहल का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण को बढ़ावा देना है जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्थक और रचनात्मक रूप से किया जाए, साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने पर भी ध्यान दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी शिवराम के यह कहने के एक दिन बाद कि वर्तमान राज्य सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, भाजपा के राज्य प्रमुख BY विजेंद्र ने कहा कि जब से सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में आई है, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने ATM की तरह पैसा निकालने के लिए हर जगह कमीशन काउंटर खोल दिए हैं। विजेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि शिवराम ने वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन का बेबुनियाद आरोप लगाया था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। आगे विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विकास और जनहितैषी कार्यों को रोक दिया है। इन मुद्दों को उठाने के बजाय उन्होंने हर स्तर पर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कमीशन लेने के लिए ATM मॉडल खोला है और अब समय आ गया है कि लोग इस भ्रष्ट सरकार की आलोचना करें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आडवाणी ने कहा है कि उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह न केवल उनका बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। 96 वर्षीय आडवाणी ने कहा कि यह एक व्यक्ति के रूप में न केवल उनका बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनका पालन करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद से जीवन में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाते हुए अपने प्रिय देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने में ही मुझे खुशी मिली। मुझे भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बता दें कि आडवाणी को बीजेपी के सर्वकालिक महान नेताओं में से एक माना जाता है और पार्टी को एक राष्ट्रीय दल बनाने में उनका अहम योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर कुल 71.80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 145 दिनों तक चली थी और यह 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई। कांग्रेस की इस यात्रा पर औसतन हर दिन 49 लाख रुपए का खर्च आया था। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग के पास दाखिल नवीनतम वार्षिक अंकेक्षण
अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसने 2022-23 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 40,10,15,572 रुपए खर्च किए। निर्वाचन आयोग के पास दाखिल इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खर्च 1992.5 करोड़ रुपए से अधिक था। अंकेक्षण की इस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, जबकि 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव लड़ा। इन चुनाव में हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जीत मिली थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कांग्रेस को 452.30 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में नवगठित महागठबंधन 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का सामना करेगा। शनिवार को बात करते हुए झारखंड के कांग्रेस प्रभारी मीर ने कहा कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता विधायक सुरक्षित स्थान पर हैं और रहेंगे। इससे पहले नवेले सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला और कहा कि हमारी सरकार शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी समान सम्मान देने का काम करेगी। हम झारखंड में बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड कांग्रेस के विधायकों के हैदराबाद चले जाने पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं, जब चौकीदार चोर बन जाता है तो अपने लोगों से सावधान रहना पड़ता है, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद हमें इतनी बड़ी जीत मिली है। जब विधायक एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ विश्वास मत का सामना करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। आपने देखा होगा कि बहुमत वाली सरकारों को ट्वीट किया गया है, तो हम रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। इस रणनीति से हमें फायदा हुआ है और भविष्य में भी फायदा होगा। जब बिहार में एक मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों को धोखा दे सकता है तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली में सियासत एक बार फिर से उफान मार रही है। शुक्रवार को नोटिस रिसीव न कराने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शनिवार को सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची। पुलिस विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने गई थी। इस दौरान केजरीवाल के आवास के बाहर जबरदस्त बवाल हुआ। सूत्रों के मुख्यमंत्री का दफ्तर इस नोटिस को लेने के लिए तैयार हो गया है। वहीं सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पुलिस की टीम नोटिस देने नहीं आई, वह केजरीवाल को बदनाम करना चाहती है और इसीलिए मीडिया को लेकर आई है। पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं बल्कि बदनाम करना है। वहीं सूत्रों का दावा है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम ऑफिस को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। वहीं इसी मामले में क्राइम ब्रांच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी नोटिस देगी। हालांकि वह अभी दिल्ली से बाहर है, इसलिए जब वह वापस आ जाएंगी पुलिस तब उन्हें नोटिस देगी। बता दें कि आतिशी ने पीसी करके आरोप लगाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। पार्टी के साथ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा था कि हम सही वक्त आने पर एक ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। इसके बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने की मांग की थी। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में हिल लाइन पुलिस स्टेशन फायरिंग का मामला जांच के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर फायरिंग के आरोप में बीजेपी विधायक को गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आपसी विवाद के बाद बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसीपी नीलेश सोनवाने के नेतृत्व में ठाणे क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे, जहां बहस के दौरान बीजेपी विधायक ने शिवसेना नेता महेश को 6 गोली मार दी। गोलीबारी में महेश के अलावा एक अन्य नेता राहुल पाटिल भी बुरी तरह से घायल हुए। इसके बाद दोनों ही नेताओं को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस ने बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर
मामले की जांच में जुटी है। अमेरिका ने जॉर्डन में अपने सैनिकों पर हमले का जबरदस्त बदला लिया है। अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्यवाही में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया, असैनिक लड़ाकों और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 85 ठिकानों को हवाई हमले में तबाह कर दिया। बता दें कि जॉर्डन में ईरान समर्थित समूह को ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक सैनिक घायल हो गए। इससे अमेरिका बौखला गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेता कई दिनों से चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका मलेशिया समूहों पर जवाबी हमला करेगा और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह केवल एक हमला नहीं बल्कि समय के साथ की जाने वाली कई स्तर की प्रतिक्रिया होगी। अमेरिका के जवाबी हमले के बाद बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा, अमेरिका पश्चिम एशिया या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे यह जान ले, यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम जवाब देंगे। बाइडेन ने पिछले रविवार को कहा था कि जॉर्डन में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स IRGC द्वारा समर्थित आतंकवादी समूह के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा, मेरे निर्देश पर आज दोपहर अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक और सीरिया में उन केंद्रों को निशाना बनाया जिनका उपयोग IRGC और संबद्ध मिलिशिया समूह अमेरिकी बलों पर हमला करने के लिए करते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा में बड़ी चूक होने का मामला सामने आ रहा है। एक हमलावर चाकू लेकर यहां सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया और उसने 3 लोगों को चाकू मार दी। चाकू लगने से 3 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला फ्रांस के गारे डे लियोन ट्रेन स्टेशन का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक हमलावर ने यहां चाकू घोंपकर 3 लोगों को घायल कर दिया। पेरिस पुलिस के अनुसार हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और घायलों में एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि हमलावर के पास धारदार हथियार था जिसे बरामद कर लिया गया है। उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। घटना के तत्काल बाद मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा पुलिस ने तुरंत कोई जानकारी नहीं दी। यह हाल तब है जब पेरिस पर साल ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस साल ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है जिसकी शुरुआत 26 जुलाई से होगी। इस खेल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के देश मौजूद होंगे, मगर इससे ठीक पहले रेलवे यात्रियों की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाषा मानव विकास की मूल भाषा है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। NSUI द्वारा आज गुलबर्गा शहर में 3 दिवसीय लीडरशिप कैंप का उद्घाटन। सिद्धू ने कहा, बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। GFX 2024 कर्नाटका ने गेमिंग सोशल मीडिया से डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। भारत रत्न मिलने पर आई लालकृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, एक दिन का 50 लाख खर्चा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने में उड़े इतने करोड़। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।